मैं राम अवतार मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज के इस ऑडियो वीडियो के माध्यम से हम इंदिरा गांधी युग में भारतीय विदेश नीति के ऊपर बीए तृतीय वर्ष विषय कोर्स के आधार पर इसका अध्ययन करना चाहेंगे। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री और प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, जिनका जन्म 19 नवंबर 1917 को और इनकी मृत्यु 31 अक्टूबर 1984 को हुई। ये 4 बार भारत की प्रधानमंत्री रही। पहले तीन कार्यकाल लगातार रहे, जो 1966 से 1977 तक रहे, और चौथा कार्यकाल 1980 से और 1984 तक, जब तक इनकी जो राजनीतिक हत्या हुई तब तक अपने पद पर कार्यरत थी। जिस समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी, उन परिस्थितियों में या उस समय की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को ध्यान में रखते हुए स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी द्वारा जिस सशक्त और कठोर और स्पष्ट विदेश नीति का अनुसरण किया, उससे हमारे राष्ट्रीय हितों को पूरा करने में सहयोग मिला। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत की एक स्पष्ट पहचान स्थापित हुई, और जिस महिला के बारे में केवल एक महिला होने के नाम संबोधित की जगह एक आयरन लेडी के रूप में अपनी अमिट छाप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर छोड़ी। अपनी इस विदेश नीति के तहत उन्होंने पहली विदेश यात्रा मार्च 1966 में अमेरिका से शुरू की, और अमेरिका जाने के उपरांत उन्होंने अपनी विदेश नीति में स्पष्टता और कठोरता और सशक्तता दिखाने का प्रयास किया, क्योंकि अमेरिका राष्ट्रपति द्वारा भारतीय मजबूरी का लाभ लेकर के वियतनाम युद्ध में इंदिरा गांधी द्वारा यूएस के पक्ष में वक्तव्य दिलाने का प्रयास किया, तो इंदिरा गांधी ने उस समय भी एक स्पष्ट और कठोर नीति का अनुसरण किया और वक्तव्य देने से स्पष्ट मना कर दिया। इसके बदले में अमेरिका द्वारा हमें आर्थिक सहायता देने से मना भी किया था, परंतु इंदिरा गांधी द्वारा किसी भी विश्व की उस ताकतवर शक्ति के सामने झुकने से हमेशा मना कर दिया। इंदिरा गांधी जी की विदेश नीति को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से भी समझ सकते हैं, जिनसे हमारे राष्ट्रीय हितों की पूर्ति होती है। प्रथम बिंदु आता है पड़ोसियों से संबंध, अर्थात पड़ोसी राष्ट्रों के साथ इंदिरा गांधी द्वारा किस प्रकार की विदेश नीति का अनुसरण किया। अर्थ हुआ कि इंदिरा गांधी जी द्वारा अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ मधुर संबंध बनाने का प्रयास किया, अच्छे संबंध बनाने का प्रयास किया, क्योंकि पड़ोसी राष्ट्रों के साथ ही संबंध बनाने से विदेश नीति के स्तर पर हमारे राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने में सहायता मिल सकती है। इसलिए इंदिरा गांधी द्वारा अफगानिस्तान एवं नेपाल के साथ सांस्कृतिक एवं आर्थिक संबंध बनाने का प्रयास किया और इस संबंध में समझौते भी किए। तो जून 1974 में श्रीलंका के साथ अपने पाक जलडमरू के पानी के विभाजन के संबंध में एक समझौता किया, जिसे कच्छ टापू का मसला भी शांतिपूर्ण तरीके से हल कर लिया।
इसी प्रकार हम देखें तो पाकिस्तान के साथ 1965 में जो युद्ध हुआ, उसके बाद जो ताशकंद समझौता हुआ, उसके उपरांत भी संबंधों में खटास या संबंधों में तनाव बने रहे और पाकिस्तान द्वारा भारत के संबंध में एक आतंकवाद संबंधी नीति का अनुसरण किया। तो इंदिरा गांधी जी द्वारा 1971 में युद्ध किया, जिसमें सेनाओं ने विजय प्राप्त की। उसके उपरांत 1972 में शिमला समझौता किया, जिसके माध्यम से उन्होंने विजित राष्ट्र को भी क्षेत्र से अपनी सेनाएं वापस बुलाई और साथ ही साथ युद्धबंदियों को भी वापस भेज दिया। और परंतु इसका ये परिणाम निकाला कि हमने एक हमारे शत्रु को तोड़ दिया, क्योंकि युद्ध के दौरान बांग्लादेश का निर्माण करवाया, जो भारत की एक सशक्त विदेश नीति का परिचय देती है। और इसी को ध्यान रखते हुए हम देखते हैं कि 1974 में हमने एक के और 1975 में कुवैत के साथ संधि की, तो 1974 में ईरान के साथ भी आर्थिक संबंध बनाने के उद्देश्य से एक समझौता किया। साथ ही साथ आसियान देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के हमने प्रयास किए, जिसमें आसियान के जो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र हैं उनके साथ संबंध बनाने के प्रयास किए। तो 1974 में इंडोनेशिया के साथ महाद्वीपीय समुद्री सीमा के पुनः निर्धारण के संबंध में भी एक समझौता किया। नेपाल के साथ संबंधों को मजबूती प्रदान की, भूटान के साथ संबंधों को सुधारने का प्रयास किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पड़ोस के साथ संबंधों में हमने मधुरता लाने का प्रयास किया। इसका अगला बिंदु आता है गुट निरपेक्षता के संबंध में नीति, अर्थात नेहरू द्वारा जिस गुट निरपेक्षता की नीति का अनुसरण किया, उसको बढ़ावा दिया, उसको सशक्त बनाने का प्रयास किया, उसी नीति को इंदिरा गांधी द्वारा भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया। परंतु गुट निरपेक्षता की इस नीति के संबंध में इंदिरा गांधी जी द्वारा एक अलग सिद्धांत भी दिया, जिसमें इन देशों के साथ आर्थिक व्यापक संबंध बनाने का प्रयास किया। अर्थात इन देशों के साथ संबंधों में आर्थिक संवाद बनाने का प्रयास किया या सुधारने का प्रयास किया, जिसके द्वारा हमारे देश की प्रगति को, आर्थिक विकास को गति मिल सके। और गुट निरपेक्ष के माध्यम से भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के हितों की रक्षार्थ इस गुट का उपयोग भी किया। ये इंदिरा गांधी की एक सशक्त विदेश नीति का ही परिणाम था। अब हम सोवियत संघ के संबंध में हमारी नीति का अनुसरण करते हैं, तो देखते हैं कि हमारी गुट निरपेक्षता की नीति कहती है कि हमें किसी भी सैनिक गुट में शामिल नहीं होना है, परंतु इंदिरा गांधी जी द्वारा गुट निरपेक्षता की नीति के तहत उस नीति पे चलते हुए भी 1970 में पहले सोवियत संघ के साथ हमने एक 5 वर्षीय व्यापारिक समझौता किया, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को बुनियादी गति मिल सके या उसमें सुधार किया जा सके। और
सोवियत संघ का भी हमें सहयोग मिल सके। इसके बाद 1971 में हमने सैनिक क्षेत्र में सोवियत संघ के साथ एक 20 वर्षीय सुरक्षा संधि को अंजाम दिया, जिसके माध्यम से हम विश्व पटल पर हमने एक आपातकाल के समय एक विश्वसनीय मित्र भी पैदा कर लिया। तो हम कह सकते हैं कि सोवियत संघ के साथ हमारे संबंधों को नेहरू युग में जो थे उनको और गति देने का भी प्रयास किया। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंध में श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा सबसे पहले यात्रा 1966 में वहीं से शुरू की, और वियतनाम के संबंध में जो वक्तव्य दिलाने का प्रयास किया वहाँ पे स्पष्ट नीति के तहत मना कर दिया। उसके बदले में अमेरिका ने हमें आर्थिक सहायता देने से मना किया हो, परंतु हमने अमेरिका के प्रभाव में आने से बचने का प्रयास किया। तो वियतनाम के संबंध में हमने संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति या उसकी जो चाल थी उसका हमने विरोध किया और कहा कि विश्व शांति के लिए अमेरिका की नीति उचित नहीं है, उन्हें तुरंत वहाँ युद्ध विराम घोषित करना चाहिए जिससे कि विश्व शांति स्थापित हो सके। इसके बाद हम देखते हैं कि चीन के संबंध में हमारी विदेश नीति क्या है। चीन के संबंध में हमारी शुरुआत से विदेश नीति भाईचारे की थी। हिंदू या चीनी या हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा, परंतु 1962 में सारी चीज़ें धराशायी हो गई और संबंधों में ठहराव उत्पन्न हो गया। उसके उपरांत 1976 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के प्रयास से पीकिंग में और नई दिल्ली में दोनों जगह एक राजदूतों की नियुक्ति की गई और संबंधों में गति देने का प्रयास किया, और इस आशा के साथ कि दोनों देश अपने दायित्वों को ग्रहण करते हुए विश्व शांति में सहयोग देने के उद्देश्य से या आपसी विकास को गति देने के उद्देश्य से या एशिया में पड़ोसी राष्ट्र होने के नाते अपने संबंधों में सुधार करके एक दूसरे से लाभ ले सकते हैं, इसलिए संबंध सुधारने का भी प्रयास किया। भारतीय विदेश नीति में विशेषज्ञों को महत्व दिया जाने लगा, अर्थात इंदिरा गांधी जी द्वारा विदेश नीति के निर्माण में एक उन विशेषज्ञों का सहयोग लिया गया जो विदेश नीति के स्पष्ट ज्ञाता हों या उन्हें विदेश नीति का विशेष अनुभव हो। ऐसे व्यक्तियों को विदेश विभाग में नियुक्तियां दी। इसके लिए उसमें नीति नियोजन समिति का भी निर्माण किया। इस नीति निर्माण समिति की रिपोर्टों को विदेश नीति में अंजाम दिया जाने लगा, जिसमें हम ले सकते हैं इस नीति के चेयरमैन डीपी धर, पारसारथी आदि विख्यात कूटनीतिक रहे लोगों को विदेश नीति के निर्माण में इन्होंने सहयोग दिया। बिंदु आता है आर्थिक सहयोग के संबंध में। तो आर्थिक सहयोग के संबंध की हम बात करें इंदिरा गांधी जी द्वारा एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों के साथ प्रादेशिक स्तर पर एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक सहयोग का प्रयास किया। इसी के लिए 1975 ईस्वी में राष्ट्रमंडलीय सरकारों के अध्यक्षों की बैठक में भी इस संबंध में उन्होंने अंकटाड की बैठकों में भी या संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक समस्याओं के संदर्भ में भी इन एशियाई, अफ्रीकी, लैटिन अमेरिकी विकासशील राष्ट्रों के सहयोग के संबंध में एक कुशल नीति का निर्माण किया। अर्थात इनके संबंध में हमने सहयोगात्मक नीति का अनुसरण करते हुए खासकर विकासशील राष्ट्रों को विकास की गति दी और भारत के विकास में भी इन सभी का सहयोग लिया।
ये इंदिरा गांधी की कूटनीति का ही परिणाम था कि गुटनिरपेक्ष संगठन के में शामिल रहते हुए भी हमने सोवियत संघ का सहयोग प्राप्त किया। सोवियत संघ के उन साम्यवादी राष्ट्रों के साथ भी हमने संबंध बनाने का प्रयास किया या उनके साथ भी आर्थिक संबंध सुधारने का प्रयास किया, इसके बावजूद कि हम गुटनिरपेक्ष संगठन के सदस्य थे। और भारत के विकास में हमें संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में भी हमें इन विकासशील राष्ट्रों का और सोवियत संघ का सहयोग मिलता रहा। अगला बिंदु आता है एशिया के संबंध में हमारी क्या नीति है। तो एशिया के संबंध में भारत की विदेश नीति हमेशा साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद उन्मूलन की रही है, अर्थात एशियाई महाद्वीप से साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद पूर्णतः समाप्त हो और देशों को आज़ादी मिले। भारत की इस उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद विरोधी नीति के परिणामस्वरूप ही कई राष्ट्रों को स्वतंत्रता प्राप्त हुई और भारत ने अपनी इस एशियाई नीति के संबंध में, उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद के संबंध में सोवियत संघ के प्रभाव को भी स्वीकार किया तो कहीं पे उसका विरोध भी स्पष्ट किया। जैसे हम देखें कि अफगानिस्तान में 1979 में सोवियत संघ की सेनाएं द्वारा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप किया गया तो भारत ने वहाँ चुप रह करके स्पष्ट गुटनिरपेक्ष नीति का अनुसरण किया। तो मालदीव के हिंद महासागर में गार्सिया द्वीप के ऊपर अमेरिकन सैनिक अड्डे के निर्माण का विरोध भी किया। इस प्रकार भारत ने एशिया के संबंध में भारत को अपने दायित्वों को ग्रहण करते हुए एशिया के संबंध में एशिया को स्वतंत्रता की, साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद के विरोध में एशिया विश्व राजनीति का शांति के संबंध में सहयोग दे, इसके संबंध में स्पष्ट विदेश नीति का अनुसरण किया। परंतु हमारा पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान और चीन धीरे धीरे संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर चलते चले गए, जिससे कि एशिया विश्व राजनीति का केंद्र बनता चला गया। परमाणु नीति के संबंध में नीति। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जापान के ऊपर जब परमाणु हमला किया, संपूर्ण विश्व जगत अचंभित रह गया और सोवियत संघ भी इससे चिंतित हुआ और उन्होंने तुरंत इसकी काट के लिए परमाणु परीक्षण करके अपनी शक्ति को संतुलित किया। तो वहीं चीन द्वारा भी परमाणु परीक्षण कर लिया गया और भारत इस मामले में विश्व जगत में पिछड़ता जा रहा था। इसको ध्यान में रखते हुए स्वर्गीय भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक सशक्त और कठोर निर्णय लेते हुए उन्नीस सौ 1974 में अठारह मई को परमाणु विस्फोट करके विश्व जगत का ध्यान भारत की ओर खींच लिया। इसका अर्थ ये निकला कि भारत शक्ति संतुलन स्थापित करने में सफल रहा, क्योंकि एशिया में चीन का प्रभाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। इसके लिए भारत को शक्ति संतुलन करने के लिए चीन के मुकाबले भी परमाणु शक्ति से संपन्न होना आवश्यक हो गया था। इसको ध्यान में रखते हुए इंदिरा गांधी ने विश्व जगत के दबाव को धत्ता बताते हुए, उसकी चिंता न करते हुए, भारत के हित को ध्यान में रखते हुए, भारतीय राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए 18 मई 1974 को पोखरण में परमाणु परीक्षण किया और विश्व राजनीति में अपनी एक महान शक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित किया, जिससे भारतीय हितों की रक्षा की जा सके। इसके अलावा जो लचीलापन भारतीय विदेश नीति में दिखाई देता है, इस लचीलेपन के आधार पर हमने सोवियत संघ एवं संयुक्त राज्य अमेरिका एवं गुटनिरपेक्ष संगठन एवं विकासशील राष्ट्र एवं विकसित राष्ट्र, इन सभी का समय समय पर
आवश्यकता अनुसार राष्ट्रीय हितों में हमने उपयोग किया और राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हम करते चले गए। ये इंदिरा गांधी जी की विदेश की कूटनीति का ही परिणाम था कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी द्वारा राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए एक गूंगी गुड़िया की उसकी जो छवि थी उसको मिटाते हुए एक आयरन लेडी के रूप में संपूर्ण भारत में ने बल्कि संपूर्ण विश्व जगत में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी, क्योंकि उसने कहीं रक्षात्मक नीति अपनाई तो कहीं पर सशक्त नीति का अनुसरण किया। इसके आधार पर हमने संयुक्त राज्य अमेरिका को भी और सोवियत संघ को भी ये जताने का प्रयास किया कि भारत एक सशक्त विदेश नीति के आधार पर ही अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने के आधार के तहत ही दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंध बनाने का प्रयास करेगा, न कि अपने राष्ट्रीय हितों को त्याग में रख करके दूसरे या सोवियत संघ हो या संयुक्त राज्य अमेरिका हो उसके प्रभाव में आए बिना अपने संबंधों का निर्माण करेगा, क्योंकि वह किसी प्रकार से किसी के दबाव में नहीं आएगा और न आने का प्रयास करेगा। इसी का परिणाम था कि 18 मई 1974 को भारत ने इसका सबूत भी पेश किया कि विश्व जगत में अपनी एक स्पष्ट धाक जमाने के दृष्टिकोण से, अपनी एक शक्ति का प्रदर्शन करने के दृष्टिकोण से हमने परमाणु परीक्षण भी किया। अतः हम कह सकते हैं कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी द्वारा भारत की विदेश नीति को स्पष्टता, सशक्तता दे करके विश्व जगत में भारत की ख्याति को स्थापित किया। इसलिए स्वर्गीय इंदिरा गांधी को एक गूंगी गुड़िया के रूप में भारतीय राजनीति में प्रवेश किया, परंतु उन्होंने अपना अंतिम कार्यकाल तक पहुंचते पहुंचते जिस छवि को स्थापित किया वह छवि एक आयरन लेडी के लिए, एक सशक्त लेडी के रूप में उन्हें महत्व प्रदान करती है, जिसके लिए हम हमेशा भारतीय विदेश नीति के प्रोधा या संपूर्ण विश्व के साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय हित स्वर्गीय इंदिरा गांधी को हमेशा स्मृत करते रहेंगे। धन्यवाद।